वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल नितेश और आज के सेक्शन में क्या पढ़ने वाले कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, नेचर में कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। तो ये जो स्लो है या फिर फास्टनेस है, तो इनकी जो स्पीड को हम लोग काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपने कभी भी गैस पे लाइटर लगा के आप जैसे उनको बर्न करते हो तो वो तुरंत इग्नाइट हो जाता है, तुरंत जलने लगता है बर्न। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है और ये रिएक्शन बहुत ही क्विक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन। मतलब इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, बहुत ही फास्ट है। लेकिन यही अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन देखूं, किसी भी मेटल का कोरोजन होना, खराब होना उस अभी, या फिर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोल दूं, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को, ये भी केमिकल रिएक्शन है तो इसको टाइम लग रहा है, ये स्लो प्रोसेस है, तो इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो नेचर में से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझा। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब अभी सबसे हमारे पास टोटल मेजरली 5 फैक्टर्स है। देखिए, नेचर ऑफ द रिएक्टर। नेचर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नेचुरली उनका जो रिएक्टिवनेस है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मतलब उनकी जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है, यहाँ पे मैंने 2 बीकर्स लिए, दोनों बीकर्स में मैंने क्या रखा है, डाइल्यूट HCl एसिड। क्या ये है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक सैंपल मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम डाल दिया एक में, और एक में मैंने क्या कर दिया, जिंक का सैंपल डाल दिया। जिंक, दोनों भी मेटल्स हैं, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है, जो एल्यूमिनियम होता है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या मतलब होता है, जो एल्यूमिनियम की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो क्या है, जिंक के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। तो जब मैं इसमें एल्यूमिनियम डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन मुझे क्या दिखेगा, थोड़े यहाँ से फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे, ऐसे इफरवेसेंस निकलते दिखेंगे। आपने कभी भी सोडे की बोतल खोली होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे गैसेस जैसे निकलते हैं, ऐसे उसमें बबल्स जैसे निकलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, इफरवेसेंस, ठीक है। तो जब यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफरवेसेंस निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। लेकिन यही जब जिंक यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी इफरवेसेंस होगा, लेकिन यहाँ पे इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा, कंपेयर टू दिस फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव। एल्यूमिनियम का नेचर कैसा है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब क्या, जो लेफ्ट साइड होते हैं इक्वेशन के, वो जो रिएक्ट करने वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब दूसरा कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे दो बीकर लिया, दोनों में मैंने नॉर्मल वाटर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक शुगर ले लिया, शुगर क्यूब ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितना शुगर था मेरे पास, ऐसे मान लेते हैं 2 शुगर के क्यूब से इक्वल वॉल्यूम के, इक्वल साइज के अब मैंने एक को ऐसे ही रखा और एक का मैंने क्या कर दिया, उसको उसका एक का पाउडर बना दिया, ऐसे इसका पाउडर बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक क्यूब को इसमें डाल दिया, एक क्यूब को क्या किया मैंने, इस वाले बीकर में डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ले मैंने क्या कर दिया, पाउडर डाल दिया, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। दोनों इनिशियली सेम थे, सेम वॉल्यूम के सॉरी तो आप मुझे बताइए कौन सा केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। मतलब केमिकल रिएक्शन फास्ट मतलब क्या, कौन सा शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, ऑब्वियसली ये वाला। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल फॉर्म में, इसलिए देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पार्टिकल फॉर्म में है इसके लिए, और ये क्यूब फॉर्म में है, ये पूरा कंप्लीट बिग स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसके लिए इसमें स्लो होगा। लेकिन इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन समझते हैं। देखिए, जब ये पानी के अंदर जाएगा तो इसका जो सरफेस है, क्यूब का जो सरफेस है, ये पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। ये जहाँ पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है इसके, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो पहला लेयर, देखिए लेयर बाय लेयर होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, लेयर बाय लेयर होंगे क्यूब में। तो पहला लेयर डिसॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे लाइन लाइन लाइन, ऐसे धीरे धीरे वो क्यूब छोटा होता जाएगा। लेकिन पार्टिकल फॉर्म में क्या होगा, वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स सेपरेट हुए रहेंगे और हर एक पार्टिकल का सरफेस एरिया मिलेगा उसको, और डायरेक्टली वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा कंपेयर टू इसका सरफेस एरिया, ठीक है। ये पार्टिकल पाउडर फॉर्म में रहेगा और ये क्यूब फॉर्म में रहेगा, तो समझा। तो पार्टिकल का जो साइज है
रिएक्टेंट में जो पार्टिकल का साइज होता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फटाफट रिएक्शन होता रहेगा। थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कुछ एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, कुछ डाइल्यूट एसिड होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब क्या होता है? वो अपने प्योर फॉर्म में होगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या? उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग से इंग्रेडिएंट मिलाया गया रहेगा उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जिसे मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक प्योर मिल्क लिया, तो प्योर मिल्क जो होगा वो ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं। और अगर उसी मिल्क में मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, उसकी जो प्योरिटी है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? भाई डाइल्यूट मिल्क। तो उसी तरह हम लोग एसिड को भी समझ सकते हैं, जो ओरिजिनल प्योर फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है। और डाइल्यूट HCl क्या होगा? ये क्या होगा? थोड़ा सा इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इसके कंपेयर में कम होगी, मतलब इसकी जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी है इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है। जो प्योर फॉर्म में होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी रिएक्शन करने की वो ज्यादा होगी। मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड ले लिया है, ठीक है। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा, ये एसिड के अंदर जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डालूंगा तो क्या दिखेगा? मुझे फ्यूम्स दिखेगा। डाइल्यूट एसिड में जब मैं डालूंगा तो मुझे फ्यूम्स दिखेंगे, लेकिन वो फ्यूम्स कैसे रहेंगे? थोड़े से रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालूंगा तो उसमें बहुत सारे फ्यूम्स निकलते रहेंगे, बहुत ज्यादा निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव एसिड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो इसके लिए क्या करता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के फैक्टर्स पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। देखिए, ऑलरेडी हम लोग ने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, वहां पे हम लोग ने देखा था कि एक कंपाउंड जब अलग होता है, डिसोशिएट होता है, तो अलग अलग दो कंपाउंड फॉर्म करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? सिंपल वही रिएक्शन लिया है। अगर मान लेते मेरे पास शुगर है, ये शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है। शुगर को मैं जब हीट करूंगा, देखिए जब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग हीट करते हैं तो उसको क्या होता है? वो ब्लैक कलर का हो जाता है और कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। तो जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसको वो क्या होता है? कार्बन होता है। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O वाटर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या? हीट। मैंने क्या किया? हीट दिया। हीट देने का मतलब क्या? मैंने टेम्परेचर क्या किया? राइज किया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा रिएक्शन का, वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन अकर होगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हुआ। अगर मैं नॉर्मली शुगर को रखता तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता था। जैसे आपके घर में शुगर ऐसे नॉर्मली बॉक्स में पड़ा होता है, तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं दिखेगा आपको, ऐसा कार्बन अलग वाटर अलग ऐसे डिसोशिएट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको हीट करोगे, हीट करने का मतलब क्या? आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो। टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा? वो कार्बन में डिसोशिएट हो जाएगा और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। लास्ट फैक्टर है कैटलिस्ट। देखिए, समझ सकते हैं, इसका बस बेसिक काम ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करने का काम करता है। जो टाइम गैप है कम करता है, मिनिमाइज करता है, विदाउट बीइंग केमिकली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। देखते हैं इसका डेफिनेशन। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट। कोई भी केमिकल चेंज नहीं लाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल है और उसका मैं हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, मतलब हाइड्रोजन गैस है ये, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। तो वेजिटेबल ऑयल को जब मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा, ठीक है, और एक स्पेसिफिक 360 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो मुझे वनस्पति घी मिलेगा। अगर मैं निकल कैटलिस्ट नहीं डालूंगा तो भी, ये Na मतलब क्या? निकल कैटलिस्ट, निकल मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे वनस्पति घी मिलेगा। अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो भी ये मेरा वनस्पति घी बनेगा, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैं डिक्रीज करने के लिए, जो स्पीड है इसकी बढ़ाने के लिए, मैं क्या करता हूँ? कैटलिस्ट का यूज करता हूँ। तो निकल कैटलिस्ट का यूज क्या है? जिसका काम क्या है? इस केमिकल रिएक्शन का जो टाइम है उसको क्या करेगा? कम कर देगा। इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, इसमें कोई भी केमिकल चेंज ये नहीं लाएगा। समझ में आ रहा है? ये निकल कैटलिस्ट की वजह से इस प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो ये कैटलिस्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। होप्स आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अगर वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको केमिस्ट्री के कोई भी बेसिक डाउट्स हैं, जैसे एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये सब वगैरह वगैरह सारे मैंने एक अलग से वीडियो में बना के रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको पढ़ने के बाद आपका जो बेसिक है केमिस्ट्री का वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके,
अगर इसमें कुछ डाउट आता हो तो एक बार वापस रिवाइज करके देखो और प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखो ताकि आगे का जो लेक्चर है आपको इजीली समझ। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।